हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आ गए हैं, वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, जो कि आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप प्लीज मेरे साथ वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और इसको पढ़ो और समझो। तरीके से समझना, इंटरेस्ट आएगा धीरे धीरे। और वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, अदरवाइज आपको ये टॉपिक फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी जो हम ये लास्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस का। थोड़ा बोर हो गए होंगे ना, क्योंकि ये रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा लंबा ही हो गया है। अब देखो, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, हमें पता है हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। नो डाउट कि अब हमें इंटरेस्ट आएगा, जब भी हम अपने बारे में पढ़ते हैं हमें अच्छा ही लगता है कि भाई हमारी बॉडी में ये चल क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं लिया। आप दोनों डायग्राम ये देख रहे होंगे, क्या मैम ने हड्डियां बना दी हैं। तो अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैंने प्रॉपर ड्रॉ नहीं किया है। उससे पहले कुछ जो कीवर्ड्स होते हैं ना, देखो कोई भी टॉपिक समझने से पहले उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में भी समझाया था। तो सेम यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए, रेस्पिरेशन में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी नोज, जो कि कनेक्ट करती है हमारे लंग्स को। क्योंकि सांस लेंगे, एयर आएगी। एयर कौन सी आती है? ऑक्सीजन रिच। याद रखना, जो हम इनहेल करते हैं एयर को, वो ऑक्सीजन रिच होती है। और जो जब हम एक्सपेल करते हैं अपनी बॉडी से, तो वो CO2 रिच होती है। याद रखना इन दोनों चीजों को, और दोनों ही रेस्पिरेटरी गैसेस है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अब लंग्स, नोज, नेजल कैविटी, यानी कि ये सब इसी में आ जाता है। विंड पाइप और लंग्स। अब आप कहोगे मैम ये विंड पाइप ये क्या हो गया? देखो, विंड पाइप और फूड पाइप दो नेम है, आपने सुना होंगे। ईसोफेगस को फूड पाइप बोला जाता है। एक और चीज याद रखना, विंड पाइप और जो फूड पाइप होते हैं, ये आपस में यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि खाना खाते समय ना बोलो मत, ताकि जो आपका फूड है वो गलती से विंड पाइप में ना चल जाए। अब विंड पाइप में उसका कोई काम तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो लंग्स को एयर को आना है, एयर को जाना है, बस यहाँ तक इसका काम है। अब आप खाने को बेच रहे हो तो कैसे चलेगा? अभी देखो, यहाँ पे मैंने ये दो डायग्राम बनाए, क्योंकि मुझे आपको कुछ कीवर्ड्स समझाने रेस्पिरेटरी सिस्टम से पहले, ताकि आप इजिली समझ जाओ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, लंग्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस का, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं पे होनी है। अभी आप कहोगे मैम वो तो एल्वियोली पढ़ा था हमने। यस, एल्वियोली होता है, लेकिन मैंने बोला अभी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं, अभी सिर्फ मैं आपको कीवर्ड्स बता रही हूँ, वो याद रखिए। लंग्स, तो यहाँ पे ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ये लंग्स है। ठीक है, लंग्स के अंदर आपको जो मेन पार्ट पाया जाएगा आपका क्या होगा? रिब्स, जो कि फॉर्म करेंगे रिब केज। ठीक है, याद रखना, ये जो लंग्स है ग्रीन ग्रीन, आप कहोगे मैम ये तो लाल होते हैं, पर कोई बात नहीं, मार्कर जैसा आ जाए हाथ में वैसा ही टीचर का लंग्स बन जाता है। तो ये जो लंग्स है इनको कवर करके रखती है रिब्स। कितनी? रिब्स जो है क्या कवर करके रखती है? रिब्स। अब ये जो पूरा केज बन जाता है इसको क्या बोला जाता है? रिब केज। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो लंग्स है इसको कवर करके पूरी तरफ से। अब इसका क्वेश्चन आता है कि क्यों ऐसा होता है, तो इसका आंसर होता है ताकि हमारे जो लंग्स है वो प्रोटेक्ट रहे। अभी हम कहीं गिर जाए तो हमारे तो सीधे लंग्स ही फट जाएंगे, तो उसको कोई ना हार्ड चीज जो होगी प्रोटेक्ट करके रखेगी ना, तो वही हार्ड चीज होती है रिब्स। ठीक है, ये 12 पेयर होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे दो चीजें मेरे को इंपॉर्टेंट जो कि समझानी है, कि पहला क्या है कि मैंने ऑक्सीजन यानी कि एयर को जिसके अंदर क्या है? ऑक्सीजन रिच, क्योंकि इसको हम कर रहे हैं इनहेल, मैंने इसको अंदर लिया। अब जब अंदर लूंगी तो हमारी बॉडी, जो हमारे लंग्स है, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, मुझे सबसे पहले आपको बताना है ये पॉइंट। तो यहाँ पे जब आपने एयर को यहाँ से इनहेल करोगे, तो आपकी ये जो चेस्ट कैविटी है, आप नोटिस करना, क्योंकि एयर आ रही है। ठीक है, आपने एयर ली, अब ये चेस्ट कैविटी क्या होगी? ये उठ जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। नोटिस करो, खुद ही नोटिस करो। तो ये ऊपर हो गई है, उठ चुकी है, यानी कि जब ये उठेगी तो ये कुछ इस तरीके से शेप लेगी। ध्यान से नोटिस करो, ऐसे करके, क्योंकि ये उठ गई है क्योंकि हमने सांस ली है। यानी कि जो रिब्स हैं ये क्या हो गई है? ये चौड़ गई है, ये ओपन हो चुकी है, यानी कि बड़ी हो चुकी है, लार्जर हो चुकी है। आप कुछ भी कहो, यानी कि, और ये जो एक और चीज, ये जो एरिया होता है इसको कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, इसको कहते हैं क्या? डायफ्राम।
एक चीज और नोटिस करना कि यहाँ पे ये डायफ्राम जो है ये हमारे जो लंग्स है इसी के डायफ्राम के ऊपर रखा रहता है, ये भी इसी का पार्ट होता है। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ये डायफ्राम ऊपर हो जाएगा, देखो ऊपर हो गया और आपने नोटिस किया ये थोड़ा सा स्ट्रेट शेप में आ गया, कर्व्ड ना होके स्ट्रेट शेप में आ गया, और जो रिब केज है ये ओपन हो चुके हैं, लार्जर हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि रिब केज जो है वो अपवर्ड मूव किया उन्होंने, जब हमने एयर को इन किया तो ये रिब केज क्या है, अपवर्ड हो गई, और ये क्या हो गई, एंड कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, और डायफ्राम आपका क्या हो गया, डायफ्राम क्या हो गया, देखो जरा कि ये यहाँ पे पहले नॉर्मल शेप में था, जब आपने किया तो देखो एक चीज देखो, ऊपर करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा बीच की कोई चीज है वो नीचे की साइड आ रही है, यानी कि डायफ्राम का हुआ डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखिएगा, यही मुझे इसमें बताना है। अब जब आपने तुरंत एयर को इन कर लिया यहाँ पे, तो इनहेल कर लिया, अब यहाँ पे अगर आप एक्सेल करोगे यानी कि CO2 रिच एयर को बाहर निकालोगे, यानी कि आपको CO2 रिच एयर को बाहर निकालना है, तो क्या होगा, देखो छोड़ दिया, यानी कि आपकी बॉडी रिलैक्स हुई, यानी कि आपकी जो रिब केज है वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स फॉर्म में आएंगी और डाउनवर्ड हो जाएंगी। ये क्या हो जाएंगी, रिब्स जो है आपकी रिलैक्स हो जाएंगी और क्या हो जाएंगी, डाउनवर्ड मान लो या फिर क्लोजर मान लो, आपको क्लोज हो जाएंगी, यानी कि एक दूसरे के पास भी आ जाएंगी। लेकिन आपका जो डायफ्राम है जो कि इतना आ चुका था ये ऊपर गया, तो ये क्या होगा, डायफ्राम क्या होगा, डायफ्राम क्या होगा आपका, डायफ्राम हो जाएगा आपका डाउनवर्ड, नहीं सॉरी अपवर्ड, इधर हो गया था ना डाउनवर्ड, तो आप लोग भी मुझे याद नहीं दिलाते हो, सॉरी। तो यहाँ पे डायफ्राम क्या हो गया, यहाँ पे डायफ्राम हो गया अपवर्ड। अब यहाँ पे एक और चीज नोटिस करिए, देखो जब ऑक्सीजन ली आपने तो ज्यादा अमाउंट में ली, कैसे ली, क्योंकि जब आपका जो चेस्ट एरिया है और ये जो रिब्स है, इन्होंने जब ये चौड़ी हुई, इन्होंने कैविटी बनाई, अच्छा खासा स्पेस बना दिया लंग्स के अंदर, ताकि आप अच्छे से सांस ले सको। ठीक है, आप देखना जितने भी आपके क्वेश्चन इससे रिलेटेड होते हैं उनके आंसर भी आपको इन्हीं में मिलते हैं, बस समझना है आपको। तो आपने यहाँ पे इसको जब ये ब्रॉडन हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ पे एरिया लार्ज हो गया है, एरिया लार्ज होने की वजह से आपने अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लिया। अब यहाँ पे आप देखो क्योंकि CO2 की जरूरत है ही नहीं, जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे एरिया की भी जरूरत नहीं है। तो जैसे ही ये जैसे ये रिलैक्स होगा, CO2 बाहर जाएगी, ये अपने आप छोटा हो गया, छोटा ही इसलिए हुआ क्योंकि हमें CO2 की जरूरत ही नहीं है। अभी हमें इसको बड़ा थोड़ी ना करना CO2 को के आ जाए या फिर तुम बच जाओ यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं करना। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको इसमें समझनी थी। अब हम इसके बाद शुरू कर रहे हैं सीधे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन का, और जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसके पार्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी हमारा आ गया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और ये देखिए मैंने उसका नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के आप लोगों के लिए रेडी रखा है। ठीक है, तो अभी आपको इसी डायग्राम में पढ़ना है, क्योंकि आपने जो मैंने अलग से आपका जो रिब केज वाला था वो मैंने आपको समझा दिया इससे पहले वीडियो में। तो अभी हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे कि हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है। ये स्टार्ट होता है नोज से। ठीक है, यहाँ पे 2 नोस्ट्रल्स प्रेजेंट होती है सबकी, आपको पता ही है। अब हम एक एक करके नोस्ट्रल्स, इनके फंक्शन भी पढ़ लेंगे। कैसे, देखो नोस्ट्रल्स का फंक्शन क्या होता है, आपने देखा होगा नोस्ट्रल्स में हेयर्स होते हैं, टिनी हेयर्स होते हैं, और इसमें म्यूकस पाया जाता है, म्यूकस एंड टिनी हेयर्स, टिनी हेयर्स और म्यूकस। इसका रीजन होता है, ये क्यों पाया जाता है, ताकि आप जो एयर इनहेल कर रहे हो उसके साथ जो डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं, जो बैक्टीरिया आ रहे हैं, वो आपके नोज जो एयर हेयर्स हैं और म्यूकस है उसी से स्टक करके वहां पे वो रह जाए, और हमारे लंग्स तक क्या है वो फ्रेश एयर जाए। ठीक है, तो इनका होने का रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये आप लिख भी सकते हो कि ये स्टॉप करते हैं आपके बैक्टीरिया को और आपके डस्ट पार्टिकल्स को, ताकि जो फ्रेश एयर है, जो क्लीन एयर है, वो आपके लंग्स में इजिली जा सके। ये माउथ वाला एरिया है, जो कि इसका अभी कोई काम नहीं है, यहाँ पे जस्ट मैंने डायग्राम में ड्रॉ किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे काम ये होता है कि ये जो एरिया होता है ना नोज नोस्ट्रिल्स के अंदर, इसी को बोला जाता है नेसल पैसेज। ठीक है, क्या बोला जाता है, नेसल
पैसेज या फिर नेसल कैविटी, जो कि आपने ये टर्म जो है बहुत बार देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। अभी क्या है, इसके बाद जो आते हैं हम, ये देखो, ये एक एरिया ऐसा है जो कि दोनों के लिए कॉमन होता है। ये हमारे माउथ और हमारे नोज का, जब हम फूड और हमारा विंड का एक कॉमन पैसेज होता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का और रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो इसको बोला जाता है, यस आपको आता ही है, इसको बोला जाता है फेरिंग्स। यस, इसको बोला जाता है फेरिंग्स। अभी यहाँ के बाद शुरू हो जाता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का विंड पाइप। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद हमारी जो एयर है वो आती है धीरे धीरे, और यहाँ पे देखो आपकी एयर जो है छलनी की तरह छल चुकी है, जिसमें से 10 पार्टिकल जो है, डस्ट पार्टिकल और जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे हट गए। अब हमने उनको अलग कर दिया। अब हमारी फ्रेश एयर आई, यहाँ पे पहुंची, यहाँ से भी अंदर जाएगी, वो तो ऑब्वियसली हमारे लंग्स तक जानी है। तो यहाँ पे एक चीज नोट करनी है आपको कि यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये होता है विंड पाइप। क्या होता है? विंड पाइप। जिसको क्या बोला जाता है? जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है ट्रैकिया। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? ट्रैकिया। यही होता है विंड पाइप। जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड पाइप था, जिसको हम कहते हैं ईसोफेगस। ठीक है, अब विंड पाइप का जो अपर स्टार्टिंग, ठीक है, तो ये वाला जो आपका स्टार्टिंग एंड होता है ट्रैकिया का, इसको बोला जाता है लेरिंग्स। ठीक है, इसको ही आप बोलते हो वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स। यस, इसी की वजह से आपकी जो वॉइस होती है, किसी की डीप होती है, किसी की बहुत ज्यादा पतली होती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा कि ट्रैकिया में जब एयर नहीं होती, जब हम एक्सपेल आउट कर देते हैं एयर को, तो ये ट्रैकिया कोलैप्स क्यों नहीं करता? कोलैप्स का मतलब सिकुड़ क्यों नहीं जाता? तो आप एक चीज को समझने की कोशिश करिए कि ये ट्रैकिया है और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट। आप ये एग्जांपल लीजिए कि ये एक ट्रैकिया है। ठीक है, अभी इसके ऊपर क्या है, जैसे आपने ले लिया एक बलून जो कि सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा पाइप टाइप है, ये एक बलून है। अब बलून कैसा होता है? बहुत ही पतला। अभी आपने क्या किया, उसमें एयर डाल दिया, एयर डाल के उसको इस तरीके से फुला लिया। अभी मैं क्या करूंगी, एयर के चारों तरफ, बलून के चारों तरफ फेविक्विक लगा के इस पे एक स्प्रिंग लगा देती हूँ। जितनी मुझे चौड़ी चाहिए उतनी स्प्रिंग लगा दी मैंने इस पे। अभी मैंने उस एयर को निकाल दिया। अभी एयर को निकाल देंगे तो क्या बलून वापस से कोलैप्स होएगा, यानी कि वापस से पिचक जाएगा? नहीं, क्योंकि मैंने उसकी स्ट्रिंग्स को, जो बलून है उससे फेविक्विक से उसकी लेयर को चिपका दिया, तो बलून तो वहां पे एज इट इज ही रहने वाला है ना। सेम यही रीजन होता है कि जब वो एयर यहाँ से एक्सपेल आउट हो जाती है, तो ट्रैकिया इसीलिए कोलैप्स नहीं करता, क्योंकि ये रिंग्स से बाउंडेड होता है, कवर्ड होता है। इन्हीं रिंग्स को बोला जाता है, ये रिंग्स सॉरी बनी हुई होती है कार्टिलेज की। ठीक है, तो ये इसका रीजन होता है। अब जब ट्रैकिया आता है, ट्रैकिया सिंगल है, विंड पाइप है। अब ट्रैकिया जब दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो इसको बोला जाता है सबसे पहले ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। जब एक की बात करेंगे तो हम बोलेंगे ब्रोंकस। क्या बोलेंगे? ब्रोंकस। ये सिर्फ ब्रांचेस हैं, ये पार्ट्स हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो ब्रोंकाई बोलेंगे। जब ट्रैकिया डिवाइड होता है तो ब्रोंकाई बोलते हैं, एक को हम ब्रोंकस बोलते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद एयर और भी देखो आगे जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन चुका है और मैंने काफी इसको ब्रांच्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया है। तो जब ये ब्रोंकस और ज्यादा ब्रांच्ड हो जाते हैं, तब हम इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। आप एक चीज नोट करना, जब ये ब्रोंकियोल्स इनके एंड पे आते हैं, तो यहाँ पे एयर सैक पाया जाता है, बोरा जैसा छोटा छोटा एयर सैक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिनको हम कहते हैं एल्वियोली। जिससे इससे पहले जो एक जब मैंने टॉपिक इसमें पढ़ा रही थी, मैंने बताया था एल्वियोली में एक वर्ड आने वाला है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है एल्वियोली क्यों इंपॉर्टेंट, क्या है? एक्चुअल में ये साइट है ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि याद रखना, जितनी भी आपकी CO2 और ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रही है ना, वो एक्चुअल में यहाँ के एक्सचेंज हो रही है। रीजन क्या है? जितनी भी आपके एल्वियोली हैं, ये हैं, इनके ऊपर जो मेम्ब्रेन है, एक तो ये सबसे बहुत ज्यादा थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये बहुत क्या है? थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसके बाद इसके ही चारों तरफ आपको सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे।
जैसे कि मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया था, विलाई होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। विलाई क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ाती है और उनके ही चारों तरफ ब्लड वेसल्स होते हैं ताकि फूड ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाए। सेम फॉर दिस रीजन यहाँ पे ब्लड वेसल्स और इसका जो थिन मेम्ब्रेन है वो इसलिए है ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो गैस है वो एक्सचेंज हो सके। क्या है, गैस जो है एक्सचेंज हो सके। एक और बात नोट करना, ये जो हमारी एल्वियोली है ये इतना सरफेस ऑक्यूपाई कर लेती है कि अगर मैंने इन एल्वियोलीज को अनफोल्ड कर दिया ना तो आपको पता है ये कितना बड़ा एरिया कवर करेंगे। आपका जो टेनिस कोर्ट होता है ना, टेनिस जो कोर्ट होता है जिसमें आप टेनिस प्ले करते हो, ये एल्वियोली को अगर आपने अनफोल्ड कर दिया तो ये इतना बड़ा टेनिस कोर्ट के बराबर फैल जाएंगी। अब सोच रहे हो टेनिस कोर्ट के बराबर तो हम खुद नहीं होते, इवन हम 10 लोग को खड़ा कर दो तो भी नहीं है हम उसमें आ पाएंगे। तो इतना बड़ा ये स्ट्रक्चर जो है हमारी बॉडी में सिर्फ लंग्स में प्रेजेंट है और ये सिर्फ इसलिए होता है कि ताकि ये एरिया को इतना ज्यादा कर दें ताकि हमारे जो गैसेस एक्सचेंज है वो बहुत ज्यादा हो सके। हमारी बॉडी को ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से हमारे जितने ऑर्गन है वो लाइव कर रहे हैं, अभी जिंदा है। अब वो जिंदा इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन हम सिर्फ कहें कि एक ही नली से आ रही है तो इतनी सी ऑक्सीजन नहीं, जब ये यहाँ पे एक्सचेंज हो रही है ना ये इतनी हो रही है जितना एक टेनिस का कोर्ट है। जैसे टेनिस के कोर्ट पे पूरा ऑक्सीजन जा रहा है, अब सोचो वो हमसे कितना ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे इसका रीजन ये होता है और यही सबसे इंपॉर्टेंट साइट होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। इस बात को याद रखना। अभी ये टोटल जो अगर हम फैलाते हैं ना टेनिस कोर्ट ऑलमोस्ट 80 मीटर स्क्वायर के बराबर फैला हुआ होता है इसका कोर्ट। तो ये भी एल्वियोली का सरफेस एरिया भी जब अनफोल्ड करते हैं तो ऑलमोस्ट इतना हो जाता है। ठीक है, अभी इसके बाद एक और चीज आती है, यहाँ पे देखो ये है डायफ्राम मैंने बनाया है। अभी आपसे एक क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या लंग्स कैविटी यानी कि हम इसको थोरेसिक कैविटी भी बोले जाते हैं, क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी। क्या थोरेसिक कैविटी और जो एब्डोमेन कैविटी है, एब्डोमेन कैविटी क्या होती है, जो आपके स्टमक की होती है। मैंने आपको बताया था एब्डोमेन कहाँ पे, सॉरी स्टमक कहाँ पे होता है, अगर आप अपने डायफ्राम के जस्ट नीचे लेफ्ट हैंड को इधर रखोगे यानी कि ये एरिया आपका जो लेफ्ट हैंड है, आप जब अपने तुरंत ये जो सॉरी लेफ्ट लंग है इसके नीचे रखो उतना ही बड़ा आपका स्टमक होता है, यानी कि यहाँ पे आपका एब्डोमिनल एरिया शुरू हो जाता है। और थोरेसिक कैविटी और एब्डोमेन कैविटी को अलग अलग कौन करता है, यस वो करता है आपका डायाफ्राम। अब डायाफ्राम के बारे में मैंने आपको बता दिया था, इसकी और रिब केज की जो होती है वो दो ही फंक्शन होते हैं। पहला होता है जब आपने एयर को इनहेल किया तो आपकी रिब्स क्या होंगी, अपवर्ड हो जाएंगी देखो, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। लेकिन आपका जो डायफ्राम है वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा और रिलैक्स हो जाएगा। ये दोनों अपोजिट जो वर्ड्स में अपोजिट वर्क कर रहे हैं। और अगर हम सेम एक्स उसके लिए बोलते हैं कि अगर हमने एयर को एक्सपेल आउट किया तो हमारी जो रिब केज है वो नीचे आएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी और क्लोज्ड हो जाएंगी, यानी कि डाउनवर्ड आ रही है। लेकिन आपका जो डायफ्राम है वो कहाँ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो यहाँ पे आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें जो आपकी डेफिनेशन है वो आप लर्न कर सकते हो इजिली, उसको मुझे यहाँ पर नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो आपके बुक्स में भी पाई जाती है। आपके बुक्स में जो पाया नहीं जाता वो होता है समझाना। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इसमें और रह गया हल्का सा, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपने क्या कर लिया, ये तो आपने पूरा पढ़ लिया। अभी हम करने वाले हैं कि अब एयर हमने आई तो हमारे बॉडी में एयर जो है, ऑक्सीजन जो है वो सेल तक कैसे पहुंची है। तो देखो अब एयर आ गई है किसके थ्रू, नोज, नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ये सीक्वेंस वाइज लर्न कर देना क्योंकि 10th बोर्ड में भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ये आपको ये लाइन वाइज दे देते हैं कि पहले क्या आता है, सेकंड नंबर पे क्या आता है। अदरवाइज अगर आप भूल गए तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको रब कर रही हूँ। तो अभी हमने क्या किया, एयर को इनहेल किया। अभी मैंने आपसे ये थोड़ी देर पहले ही आपको पढ़ाया था कि अगर आपने एयर को इनहेल किया तो आपकी चेस्ट कैविटी क्या होती है, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो जाती है और बड़ी हो जाती है। अब अगर आपकी चेस्ट कैविटी जो है, जब आपने एयर को क्या किया यानी कि ऑक्सीजन लिख दे रहे हैं हम को लिया है यानी कि इनहेल किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना। जब ऑक्सीजन को आपने इनहेल किया तो आपकी चेस्ट कैविटी क्या हुई,
बड़ी हो गई, चेस्ट कैविटी जो है इंक्रीज हो गई। इंक्रीज पे मैंने ये वाला मार्क लगा दिया है क्योंकि बढ़ गई। डिक्रीज पे मैं नीचे लगाती हूँ। इसका मतलब तो सिर्फ इनहेल है, याद रखना। तो चेस्ट कैविटी बढ़ेगी तो आपका जो प्रेशर है, जो एयर प्रेशर है आपकी चेस्ट कैविटी में, वो क्या हो जाएगा, चेस्ट कैविटी बढ़ने की वजह से, यानी कि उसका वॉल्यूम बढ़ गया है। अब जब वॉल्यूम बढ़ा है तो प्रेशर क्या होगा वहां पे, प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि ये देखिए एक बना दिया है मैंने कि यहाँ पे अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। प्रेशर कम होने की वजह से क्या हो गया, एयर यहाँ पे जल्दी से एंटर कर जाएगी, क्योंकि बाहर का प्रेशर तो ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम हो गया। मैंने आपको प्लांट में भी पढ़ाया था, डिफ्यूजन के थ्रू जो एयर है वो इजिली फिर अंदर आ जाएगी, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। अभी यहाँ पे एयर आने के बाद, सॉरी ऑक्सीजन आने के बाद, ये जब यहाँ पे डिफ्यूज होगी आपके एल्वियोली के पास जाएगी। मैं यहाँ पे शॉर्ट बता रही हूँ, यहाँ पे आपकी एल्वियोली, जब यहाँ पे ये आपके एल्वियोलीज के पास जाती है तो अब आप एक चीज नोटिस करोगे, मैंने बताया था ये इसकी चारों तरफ मेम्ब्रेन कैसी होती है, बहुत ज्यादा टिनी और थिन होती है, थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होती है जिसको आप बोलते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हो, कैपिलरीज। अभी यहाँ पे क्या होगा कि कैपिलरीज में ब्लड है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी है, आपको बताया था मैंने क्या है, ब्लड वेसल्स। इस पॉइंट को नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि यहाँ पे मान लो ये ब्लड बह रहा है आपका, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन आई, अब ऑक्सीजन और ब्लड वेसल्स के बीच में सिंपली डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन के थ्रू ही जो ऑक्सीजन है वो आपका ब्लड वेसल्स में आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन जो उसका कंसेंट्रेशन वो कम है, यहाँ पे उसका कंसेंट्रेशन अभी ज्यादा हो गया, तो हायर टू लोअर वो इजिली इसमें मूव कर जाएगा। अभी एक चीज नोटिस करना, आपसे एक क्वेश्चन आता है कि ब्लड में ऐसा क्या होता है जो कि आपके ऑक्सीजन को आपके पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक लेके जा रहा है, तो याद रखना वो होता है हाइमोग्लोबिन। हाइमोग्लोबिन एक ऐसा वो होता है जिसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को बाउंड करता है और ट्रांसफर करता है। अब एक चीज याद रखना, अब ये यहाँ से लेके गया आपके ऑर्गन्स तक, यानी कि आपके टिश्यूज तक। टिश्यूज में याद रखना CO2 ज्यादा होता है, ऑक्सीजन कम होता है। जब ये यहाँ पे टिश्यूज तक लेके जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स आए वो टिश्यूज में पहुंच के उन्होंने यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लिया, यानी कि यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया, CO2 वहां से ऊपर अपने पास उठा लिया। उठाने के बाद वो अगेन उस CO2 को वापस ले जाएंगे आपके एल्वियोली के पास। यस, अगेन वो CO2 को आपके एल्वियोली के पास वापस ले जाएंगे। आपके लंग्स में मिलियंस ऑफ एल्वियोली हैं, मिलियंस ऑफ एल्वियोली हैं, याद रखना। अब इस वजह से क्या हुआ था, यानी कि टेनिस कोर्ट के बराबर उसका एरिया हो रहा था। CO2 यहाँ गई, CO2 यहाँ होने के बाद क्या हो जाएगा, एल्वियोली इसको वापस करेगी। क्यों वापस करेगी, वापस जब ये चेस्ट कैविटी में जाएगी, तो जब हम एयर को एक्सपेल आउट कर रहे हैं तो हमने क्या किया था, अपनी चेस्ट कैविटी को कम कर दिया था। चेस्ट कैविटी यहाँ पे क्या हो गई थी, कम हो गई थी। कम होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा, और बाहर का क्या हो गया, कम। अब जब यहाँ का ज्यादा यहाँ का कम हो गया तो CO2 क्या होगी, इजिली बाहर डिफ्यूज आउट हो जाएगी आपकी बॉडी से, इजिली क्या होगी, बाहर डिफ्यूज। यानी कि ये कितने सेकंड का खेल है कि आपने ऑक्सीजन ली, पूरे आपके ऑर्गन्स तक गई, टिश्यूज तक पहुंची, सेल्स तक तो ऑक्सीजन पहुंचेगी, वहां से CO2 आई और ये आपको वापस किया एल्वियोली ने। बाकी ये देखो पूरा पाथ चलेगा, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से छोड़ के सीधे हम पहुंच गए माउथ में। ये प्रॉपर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स के बाद ब्रोंकाई, ये पूरा जाता है, नोज से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ। अब एक क्वेश्चन आता है कि जब हम इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन को, तो हमारी बॉडी में, अब जैसे मैंने सांस को रोका लेकिन मैं फिर भी जिंदा हूँ, क्यों जिंदा हूँ, इसका मतलब मेरी बॉडी में ऑलरेडी ऑक्सीजन है। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। उसको क्या बोला जाता है, रेसिडुअल वॉल्यूम। यानी कि आपके एक्सहेल इनहेल करने के बाद भी जो वॉल्यूम आपके लंग्स में बची हुई होती है उसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ये 500 ml होती है, याद रखना। ये 12th में आता है, नीट में क्वेश्चन भी आता है, रेसिडुअल वॉल्यूम कितनी होती है, 500 ml होती है। इसीलिए हमारी बॉडी को ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है इसका टाइम मिल जाता है, और ये इजिली आपस में एक्सचेंज होके अपनी बॉडी से अंदर भी आती हैं और फिर उसी रास्ते से बाहर भी चली जाती है।
तो ये आपका पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आए तो प्लीज आप लाइक और कमेंट करना। जहाँ पे देखिए यहाँ पे एक दो पॉइंट और है जो कि मैंने आपके एनसीईआरटी में देखे थे कि पहला ये है कि वहां पे आया हुआ है एक अमीबा में जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज है वो कैसे होता है। तो आप याद रखिए जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेल्युलर एनिमल्स बोल दो या फिर ऑर्गेनिज्म बोल दो, इनमें डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। सबका जो फंक्शन करने का तरीका सेम ही है। ऑक्सीजन आई, रेस्पिरेशन में CO2 निकला जो रिलीज हो रहा था फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट के, वहां पे वो जो CO2 है वो टिश्यूज में जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, वापस वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन होता है गैसेस का थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब ये एग्जांपल आपका अमीबा में आ जाएगा। ठीक है, सेकंड आ जाता है आपका आई थिंक अर्थवर्म। अर्थवर्म में स्किन से जो है वो गैसेस एक्सचेंज होता है आपका। ठीक है, एनिमल्स लाइक अर्थवर्म विच इज लिव्ड इन द सॉइल, यानी कि जो भी एनिमल सॉइल में रहते हैं, यूज देयर स्किन टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, यानी कि वो क्या करते हैं आपकी ऑक्सीजन जो कि सॉइल के अंदर होती है उसको यूज करते हैं और रिमूव करते हैं CO2। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है अर्थवर्म में वो क्या होती है, स्किन होती है। ठीक है, थर्ड क्या होता है, थर्ड जो मैंने बोला एक्वाटिक एनिमल्स। एक्वाटिक एनिमल में क्या होता है, एक्वाटिक एनिमल्स में डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वाटर के अंदर, यानी कि फिशेस वगैरह की बात हो रही है यहाँ पे। तो जितने भी डिजोल्व होते हैं ये लोग क्या करते हैं, ये गिल्स के थ्रू अपना गैसेस एक्सचेंज करते हैं। इसमें गिल्स मेन ऑर्गन होता है इनका, मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करता है डिजोल्व वाटर में से और टेक अवे करता है CO2 को फ्रॉम द बॉडी। अभी बात करेंगे आप इंसेक्ट्स की। ये मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ क्योंकि डिटेल में रखा है, लेकिन डिटेल में ये आते नहीं है। इंसेक्ट लाइक ग्रास ऑपर, ठीक है, और भी इंसेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप ये मान लीजिए जो इंसेक्ट होते हैं इनमें स्पेरिकल करके वो होते हैं, जहाँ पे ये जो जैसे इंसेक्ट है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से इनमें कुछ निकला हुआ होता है, इसी को बोला जाता है स्पाइरिकल्स बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं के थ्रू इनका जो होता है, इनमें टीनी टीनी होल्स होते हैं छोटे छोटे, इनकी इनमें ही गैसेस एक्सचेंज होता है इनका, यानी कि इंसेक्ट्स का होता है। ठीक है, और आप जानते हो ह्यूमंस या लास्ट होता है ह्यूमंस। ह्यूमंस में तो मैंने आपको अभी पढ़ा ही दिया, यानी कि लंग्स जो है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं और किस तरीके से ये वर्क करते हैं ये आपको पता ही है। लेकिन इसमें एक और एग्जांपल आ जाता है फ्रॉग। यस, फ्रॉग एक ऐसा एनिमल या मान लो आप जो कि तीनों से, यानी कि लंग्स, गिल्स और स्किन, तीनों से ही रेस्पायर कर सकता है। ये बहुत ज्यादा आ जाता है, ये आपका नीट में भी 12th में जब नीट का पेपर देते हैं तभी भी ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, अभी ये रेस्पिरेशन टॉपिक जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।